सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली हमारी आ चुकी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो। तो ये आ चुकी है गाइस हमारी चौथी वीडियो, जो किसके ऊपर बेस है, जो बेस है हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। गाइस अब हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो भैया अब इसमें ना सिर्फ तीन बातें हैं, मैं तीन बातों में पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड खत्म कर दूंगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहली बात, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पहली बात। दूसरी बात, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। एंड तीसरी बात, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। ये तीन बातें हैं जो उस टाइम पे हमारे देश के फॉरेन ट्रेड में चल रही थी। सर अब एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दो, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए मान लेते हैं ये ब्रिटेन है और मान लेते हैं ये है इंडिया। अब इंडिया क्या करता था, इंडिया यहां से रॉ मटेरियल लिया करता था, ठीक है जी, और वहां से क्या आता था, वहां से आता था फिनिश गुड्स, ठीक है, कोई दिक्कत कि यहां से रॉ मटेरियल गया और वहां से फिनिश गुड आया। अब आप लोगों को पता है एक्सपोर्टर मतलब क्या होता है, निर्यात करना, ठीक है, सॉरी आयात करना, और इंपोर्टर मतलब क्या होता है, निर्यात करना। इन द सेंस कोई चीज भेजना उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, किसी चीज को मंगाना उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो इंडिया से क्या जाता था, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, ठीक है जी, और वहां से फिनिश गुड्स क्या होता था, इंपोर्ट होता था। ये तो अच्छी बात है यार कि यहां से जा रहा है कच्चा माल और वहां से बन के आ रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि भैया कच्चा माल ले जा रहे हो, बड़ा बनाया हुआ माल ले रहे हैं। पर इसमें ना कुछ ड्रॉबैक थी। वो ड्रॉबैक ये कि यहां से रॉ मटेरियल जो जाया करता था, जो काफी ह्यूज अमाउंट में जाया करता था। लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां से रॉ मटेरियल जा रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल 100 टन लोहा जा रहा है मान लेते हैं। तो वहां से क्या आएगा, अब वहां से आना चाहिए तो 100 टन लोहे का गेट या कुछ भी, तो वहां से 100 टन लोहे में आ रहा है एक लोहे का गेट। तो आप देखिए ना कि यहां से रॉ मटेरियल बस जाता जा रहा है, और वहां से सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स उस रॉ मटेरियल के नाम मात्र के आ रहे हैं। तो बाकी रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, तो बाकी रॉ मटेरियल का ब्रिटेन वाले अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था कि भैया जब जा रहा है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, वहां से आ रहा है तो हैवी टैक्स लग रहा है। चलिए जी, ये बात हो गई कि भैया हम क्या थे, हम नेट एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, सोकल रॉ मटेरियल्स के, और हम लोग क्या करते थे, हम लोग वहां से मंगाते थे फिनिश गुड्स। चलिए जी आगे बात करते हैं, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। अब देखिए आप लोगों को पता होगा मोनोपोली मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। अब एकाधिकार का मतलब क्या होता है, एक का अधिकार। तो हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड था, हमारा जो भी विदेशी व्यापार था, उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हक था। वो कौन था, वो था ब्रिटेन। तो हमारे फॉरेन ट्रेड पे जो पापा जी या जो कुल्ला जमा के बैठे हुए थे वो कौन थे, वो ब्रिटेन वाले थे। क्या करना है, कैसे करना है, किससे ट्रेड करना है, किससे ट्रेड नहीं करना, क्या जाएगा, क्या आएगा, क्या टैक्स रेट होगा, इन सब का कंट्रोल अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा था। तो दूसरा फॉरेन ट्रेड में ये बात थी। और तीसरी बात, सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। अब आप लोगों को ये बात देखो, आपको पता होगा अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से तो फायदा होता है। आज के टाइम पर अगर ये हो जाए तो मजा ही आ जाए। उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, हम रॉ मटेरियल ज्यादा बेचते थे और वहां से इंपोर्ट बहुत कम था। तो यार ये तो सरप्लस हो गया, फायदा हो गया कि यहां से चीजें ज्यादा जा रही है। नो डाउट फायदा तो होता था, लेकिन किसको, हमें नहीं, अंग्रेजों को, कि वो यहां से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल उनको ज्यादा मिल रही है फायदा, और दूसरा कि मान लो कुछ पैसा कमा के ले भी रहे हैं, मान लो हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड कुछ पैसा कमा के ला भी रहा है, तो वो पैसा कौन रख रहा है, वो पैसा भी रख रहा है कौन, ब्रिटिशर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोनोपोली कंट्रोल मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं डिसाइड कर रहा हूं, तो फायदा कौन लेके जाऊंगा, मैं ही लेके जाऊंगा। तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड की तीन बातें थी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फॉरेन ट्रेड। अब देखो वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो में और भी बातें हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो जो बहुत ध्यान सुनिएगा। अब देखिए आप लोगों को पता होगा ये कौन है जी, ये है अपना इंडिया। इसको थोड़ा सा लाल कर लेता हूं, ये अपना इंडिया है। अब इंडिया से अगर ब्रिटेन में, ये आपको पता है ये ब्रिटेन है। अब इंडिया से अगर ब्रिटेन ट्रेड होता था कुछ इस प्रकार से होता था, यहां से जाया करता था इतना, ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 1869 में एक बहुत बड़ी चीज हो गई। क्या हो गई, 1869 में यहां पे एक स्वेज कैनाल ढूंढ लिया गया, मतलब ढूंढ के लिया गया। ये छोटा सा गलियारा दिख रहा होगा, इसको काट दिया गया और पूरे यहां पर जोड़ दिया गया।
तो 1869 में ये स्वेज कैनाल खुल गई। इसके खुलते क्या हुआ, इसके खुलते भी बंबई टू यूरोप बहुत आसान हो गया ट्रेड करना। तो भैया पहले 19,000 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब मात्र 11,000 किलोमीटर में सारी बातें हो गई। ठीक है गाइस, तो ये स्वेज कैनाल खुलते ही क्या हुआ, ये स्वेज कैनाल खुलते ही ब्रिटेन और यूरोप का ट्रेड इंडिया से बढ़ गया। मतलब पहले जो था महीने 2 महीने में, साल 2 साल में जाया करते थे, अब हफ्तों में चक्कर लग रहे हैं। तो इसकी वजह से मतलब स्वेज कैनाल 1869 में खुलने की वजह से इंडियन फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। ब्रिटेन जो है और ज्यादा ट्रेड करने लग गई। तो बस इसका स्कैन कर लो सर, कहां है स्कैनर, आ जाएगा ना आप सब, अरे आ गया देखो। तो गाइस आप इसे स्कैन कर लीजिए, मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूं। चलिए, तो अगर बात की जाए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, तो सिर्फ एक ही पीडीएफ में अपने काम खत्म कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीटी में, एक ही स्लाइड में। वो क्या, वो ये है, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कलाकारी करी है मैंने कि 72.7 ये क्या हुआ भाई, अच्छा पेन नहीं चला ना, देख रहे नया नया बोर्ड है ना, नया नया पैसा आया है तो थोड़ा सा समझ लो, पच नहीं रहा है। तो 72.7% जो थी उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर थी। गाइस याद रखिएगा, ऑक्यूपेशन सेक्टर आपको पता है कि 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% लोग जो थे कृषि किया करते थे या प्राइमरी काम किया करते थे। प्राइमरी में सबको जाता है कृषि करना, मछली पालन करना, पशु पालना। तो प्राइमरी सेक्टर उस टाइम पे 72% था, सेकेंडरी सेक्टर जो था वो मात्र 10% था, और टर्शरी सेक्टर उस टाइम पे कितना था, 17.2%। सर ये याद रखना है क्या, तो आपको बस इतना याद रखना है कि उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर कितना था, सेकेंडरी सेक्टर कितना था और टर्शरी सेक्टर कितना था। तो यही आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है गाइस, इसको भी ले लो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि उस टाइम पे हमारे देश की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। इसको स्कैन कर लीजिए गाइस। चलिए जी, अब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। सर डेमोग्राफिक इन द सेंस, डेमोग्राफिक इन द सेंस जनांकिकीय, मतलब क्या होता है, जनसंख्या उस टाइम पे किस प्रकार की थी, उस टाइम पे किस प्रकार की जनसंख्या स्ट्रक्चर था, उस टाइम पे किस प्रकार की डेथ रेट थी, बर्थ रेट थी, वो सब हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर बात की जाए बर्थ रेट और डेथ रेट की, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश का बर्थ रेट और हमारे देश का डेथ रेट कितना था या कैसा था, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। कि बर्थ रेट कितनी थी जी, 48, और डेथ रेट कितनी थी जी, 40,000 है ये। तो भैया हर साल 48,000 बच्चे पैदा होते थे और हर साल 40,000 लोग मरते थे। तो यार ये बहुत हाई था। तो हाई होने का रीजन क्या है, अब देखिए हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, वो था गरीबी। सर गरीबी कैसे, देखो अगर गरीब है इंसान तो बहुत जल्दी मर जाएगा। हाउ, कैसे, देखिए अगर वो गरीब है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बीमार पड़ गया तो वो अपने आप के इलाज में, अपनी हेल्थ में खर्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गरीब है। तो अगर वो गरीब है तो वो जल्दी मर जाएगा, और अगर वो गरीब है तो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भैया इलिटरेट लोग थे, वो सोचते थे ज्यादा बच्चे इन से ज्यादा फायदा, लेकिन उनको नहीं पता था ज्यादा बच्चे इन से ज्यादा बर्डन, क्योंकि फायदा वो देंगे 20 साल बाद, 20 साल तो उनको पालना बहुत मुश्किल है। तो भैया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा बर्थ रेट 48% था, और हमारा 48% कह रहा हूं, सॉरी, हमारा बर्थ रेट 48,000 था और हमारा डेथ रेट 40,000 था पर ईयर। ठीक है गाइस, अब जी नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसे हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो बच्चा पैदा हुआ है तो 1 साल के अंदर अगर मर जाए तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चा पैदा हुआ और साल भर में मर जाए तो उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप जान के हिल जाएंगे 218 पर 1000 थी। 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे या मार दिया जाता था, अभी हम आगे देखने वाले हैं। और आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे 32 पर 1000। तो उस टाइम पे 218, अगर 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से 218 बच्चे तो मर गए, और आज के टाइम पे मात्र 32 बच्चे, वो भी अब तो और स्टैट्स कम हो चुका है। तो सर ऐसा क्यों, बच्चे कैसे मर जाते थे, तो उसके 3-4 रीजन थे। कई बार क्या होता था, इसके हेल्थ कॉजेज भी थे और इसके जो थे सोशल कॉजेज भी थे। अब अगर मैं हेल्थ कॉज की बात करूं कि अगर माँ बीमार है
तो माँ बीमार है तो ऑब्वियसली बात है बच्चा बीमार पड़ सकता है। बच्चा बीमार पड़ गया, मान लो बच्चा बीमार पैदा हो गया है तो उसके इलाज में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, कुछ आइडिया नहीं है क्या बीमारी पड़ गई गांव के लोगों को, तो बच्चों की जो न्यूट्रिशन था वो प्रॉपर नहीं मिल पाता था, उनको मील प्रॉपर नहीं मिल पाता था। माँ खुद सूखी है, माँ खुद खाना नहीं खा पा रही है, बच्चों को क्या खिलाएगी, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। ये तो हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इशू हो गया। दूसरा जो बच्चे मरते थे वो सोशल कॉज की वजह से, कि मान लो लड़कियां पैदा हो गई तो भैया उनको मार दिया जाता था, तो इसकी वजह से 218 पर 1000 था, लेकिन आज के टाइम पे कितना है 22 पर 1000। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस टाइम पे ये था। इसके बाद अगर बात की जाए लिटरेसी रेट की, तो ये भी जान के आप हिल जाएंगे कि अगर ये मेल है और ये फीमेल, तो भैया दोनों की लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बेकार थी। भैया पुरुषों की मात्र 16% थी और महिलाओं की उससे भी कम मात्र 7%। तो आप देख सकते हो, एक तो देखो ज्यादा नहीं है, तुम सोचो कि भैया पुरुषों की ज्यादा है, बस 16%, 100 में से 16 लोग बस पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं को और कम, 100 में से मात्र 7% लोग। तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट बहुत कम था। ये आपका स्टैट्स है। ठीक है गाइस, अब अगर बात की जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि उस टाइम पे हमारे देश में लोग कितना जी जाया करते थे, तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो मात्र 32 साल तक था, कि एक ऑन एन एवरेज इंसान 32 साल तक जीता, और आज के टाइम पे कितना है, ऑलमोस्ट 70 साल, 69.4 ईयर्स। ऐसा क्यों? उस टाइम पे 32 साल पे कैसे मर गया, आज के टाइम पे 69 ईयर तक कैसे जी रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, जो इंसान बीमार पड़ गया तो पैसा टपक लेगा, वो हेल्थ उसके उस टाइम पे हेल्थ केयर था ही क्या, कुछ भी नहीं था। तो अगर मान लो इंसान बीमार पड़ गया तो भैया उसकी हेल्थ बिल्कुल खत्म। और यहाँ पे आज के टाइम पे भैया इंसान को दिल चेंज कर देंगे, सर अगर आपका दिल खराब है तो, मतलब दिल अगर कुछ भी हो गया तो आज के टाइम पे इंसान को मरना मतलब बहुत वो बात है। हेल्थ इशू की वजह से कोई बहुत कम लोग मरता है, उनके पास पैसा नहीं है। तो आज के टाइम पे लोगों को जिंदा रखा जाता है, लेकिन उस टाइम पे लोग जिंदा नहीं रह पाते थे अगर बीमारी पड़ गई तो, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो ये भी एक रीजन था डेथ रेट ज्यादा होने का। आज के टाइम पे डेथ रेट कम है, आज के टाइम पे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है, तो भैया और लाइफ इजी हो चुकी है, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो चुका है, तो जिंदगी जीने में मजा आता है लोगों को। ठीक है गाइस, तो यही था आपका। अब एक और चीज सुन लीजिएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब ये है कि इस टाइम पे हमारा बहुत हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। अगर मैं एक लमसम आइडिया बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, 1921 में ऐसा हो गया, ठीक है, ये 1921 मान लेते हैं, ठीक है, उसका फिर ऐसा होता गया, ऐसा होता गया, ऐसा होता गया, ऐसा होता गया। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यहां से बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया था, यहां से जो है हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा फैल गया था। तो 1921 के बाद जो हमारा बर्थ रेट हमेशा हाई स्केल पर रहा है। ठीक है, इस साल बहुत बढ़ गया, मान लो अगर 2021 का पूरा ग्राफ है तो इस साल इतना बढ़ गया, अब फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात इतना चलेगा, इतना चलेगा। तो दिस इज योर ग्रेट डिवाइड। तो याद रखिएगा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर है? 1921। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, गाइस एनीवन कोई कमेंट करके बताएगा? अच्छा लाइव नहीं चलता। फर्स्ट सेंसस इंडिया कब हुआ था? तो पहला सेंसस इंडिया में आया था 1881 में, ये भी एक नंबर का आ जाता है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1881 में हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि हर 10 साल बाद होता है। तो अभी 2021 में सेंसस होने वाले थे पर नहीं हुए, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस था, तो सेंसस को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया, क्योंकि 2020 में जनगणना करेंगे तो तभी तो 2021 में पब्लिश करेंगे, पर कर ही नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से। तो अब भाई ये सेंसस टाल दिया गया, अब देखते हैं आगे कब होता है। ठीक है गाइस, तो यही था आपका फर्स्ट चैप्टर, खत्म। अरे खत्म, खल्लास खत्म, फिनिश। इसको भी ले लो एक बार, आ गया। ठीक है गाइस, तो आप इसको भी स्कैन कर लीजिएगा, आपको जो है आपकी पीडीएफ आपके घर पे पहुंच जाएगी। ठीक बा, तो चलिए जी अब कुछ बातें कर लेते हैं। इसको क्लोज कर दूं मैं। अब पीछे का तो मैं ब्लैक स्क्रीन की वजह से पीछे का वो दिख सकता है, मैं व्हाइट करूं क्या? छोड़ो ना, ब्लैक पे पढ़ाता हूं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, तो सुनिएगा, देखिए यहां पे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर खत्म। अब देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर था, इसके मैंने कितने पार्ट्स बनाए हैं? 4 पार्ट। पार्ट 1 में एक इंट्रो था, पार्ट 2 में हमने बात की थी एग्रीकल्चर की, पार्ट 3 में हमने बात की इंडस्ट्री की, और पार्ट 4 में हमने बात कर ली बहुत सारी चीजों की, दैट इज फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो इन सब की बात कर ली हमने। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो है खत्म हो गया है। अब आपसे जल्दी ही मिलेंगे चैप्टर 2 में।
इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना लूंगा मैं, हर चैप्टर की एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना लूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से चैप्टर 2 में। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को बड़ा नाम करो, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और जी हाँ भारत माता। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।